सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जब कोई पार्टी ब्रीच कर देती है, कोई पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस अपनी फुलफिल नहीं करती और कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से टूट जाता है। तो ब्रीच वर्ड का मकसद है कि टूट जाना, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाना, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाने को ब्रीच बोला जाता है। ठीक है। तो सर सामने वाली जो एक पार्टी, जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि यार तुम मुझे 20 नवंबर को 100 पैकेट्स ऑफ सीमेंट जो है वो सप्लाई कर लो। ठीक है। अब हुआ ये कि 20 नवंबर आ गई और मिस्टर बी की परफॉर्मेंस क्या थी? 100 पैकेट्स ऑफ सीमेंट सप्लाई करना, डिलीवर कर देना। सर मिस्टर बी ने जानबूझ के सर उसको सप्लाई नहीं की 20 नवंबर को, तो इसका मतलब मिस्टर बी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की, तो सर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है ना। अब सर बात ये है कि मिस्टर ए को नुकसान हुआ होगा, तो मिस्टर ए को बी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो भी लॉस हुआ उसको किस तरीके से कंपनसेट किया जाए। तो सर अगर इस तरीके मिस्टर ए को बोला जाएगा एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाएगा एग्री पार्टी। तो अगर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें इस तरीके का कोई सीन हो सकता है, तो सर इन दैट सर्कमस्टेंसेस क्या किया जाए, जैसे कि सामने वाली पार्टी को जो कंपनसेट किया जाए, इस कंपनसेशन को बोला जाता है रेमेडी। सर तीन तरीके की रेमेडीज होती हैं। ठीक है ना, तीन तरीके की रेमेडीज तीन तरीकों से कैटेगराइज होती है। एक होती है कॉमन लॉ रेमेडी, दूसरी होती है इक्विटेबल रेमेडी, तीसरी होती है क्वांटम मेरिट क्लेम। सर कॉमन लॉ रेमेडीज के अंदर ये होता है कि जैसे कि एग्री पार्टी को पैसों से मॉनेटरी वैल्यू में कंपनसेट किया जाए, जो भी उसको नुकसान हुआ है उसको मॉनेटरी वैल्यू में कंपनसेट करके सर मामले को ख़त्म किया जाए। ठीक है, जो भी उसको नुकसान हुआ है वो सर पैसों में उसको ख़त्म कर दिया जाए। सर ये कॉमन लॉ रेमेडीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इक्विटेबल रेमेडीज़ के अंदर, अब कोई ऐसी बात है, मतलब ये इस तरीके की रेमेडी होती है कि जो एग्री पार्टी को सर पैसों से कंपनसेशन नहीं दी जा सकती। जैसे कि सर फिर किस तरीके से कंपनसेशन दी जा सकती है, यहाँ पे कोर्ट का बीच में आ जाती है और जो पार्टी जो डिफ़ॉल्ट जिसने किया उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर करती है कि भाई तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से परफॉर्म करना है, क्योंकि जो एग्री पार्टी है उसको पैसों से कंपनसेट नहीं किया जा सकता, उसका लॉस इस नेचर का है कि उसको पैसों से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। लेट सपोज सर कैसे, लेट सपोज सर मिस्टर ए जो है वो बी से कोई ओल्ड एंटीक पेंटिंग जो है ना, एंटीक पेंटिंग जो है वो उसे खरीदना चाह रहा है। अब बात यह है कि वो जो पेंटिंग है वो उसने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया लेट सपोज सर 1 नवंबर को। ठीक है ना, 1 नवंबर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि और तुम उसको कहा कि भाई तुम मुझे 3 नवंबर को ये डिलीवर कर देना। मिस्टर बी ने बोला ठीक है मैं ना कर दूंगा। मीनवाइल मिस्टर बी ने क्या किया कि 2 नवंबर को सर मिस्टर सी को सेल कर दी है, मिस्टर सी को सेल कर दी। अब बात ये है मिस्टर सी को सेल करने का सर कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल नहीं की, सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब सर यहाँ पे बात ये है कि मिस्टर बी ने अगर सी को ये सेल कर देगा, लेट सपोज अभी सेल की नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या मिस्टर बी ए से जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो पूरा कर सकेगा? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। और क्या मिस्टर ए को वो जो ओल्ड एंटीक पेंटिंग है सर, ऐसी पेंटिंग कहीं और नहीं मिलेगी, तो सर मिस्टर ए को क्या वो पैसे दे के कंपनसेट कर सकेगा? पैसे दे के तो जब कंपनसेट कर पाता, पैसे का कंपनसेशन तो वहाँ पे होता जब वो इस तरीके की पेंटिंग कहीं और से खरीद लेता। सर ये तो एंटीक पेंटिंग है कि इस तरीके की जो पेंटिंग है वो कहीं और मिलेगी नहीं, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि भाई तुम्हें ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी है, ये चीज़ तुम्हें ज़रूर करनी ही करनी है। दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है सर इक्विटेबल रेमेडीज़ के अंदर, जैसे कि शाहिद आफरीदी है, उसने पेशावर ज़ल्मी से कोई सर वो कर लिया कि यार मैं ना 1 साल पूरा पीएसएल में तुम लोगों के साथ खेलूँगा। 6 महीने एक सीज़न खेलने के बाद, 6 महीने खेलने के बाद शाहिद आफरीदी ने मुल्तान सुल्तान से सर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम लोगों के बाद आऊँगा खेलने। अब बात यह है कि सर शाहिद आफरीदी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पेशावर ज़ल्मी के साथ ऑलरेडी खेलने का, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता शाहिद आफरीदी वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? और पेशावर ज़ल्मी को ये बात पता चल गई। अब सर पेशावर ज़ल्मी को पता है कि शाहिद आफरीदी जैसा पावर हिटिंग बैट्समैन हमें कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है ना, शाहिद आफरीदी एक ऐसा बैट्समैन है जिसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकती, तो सर उसी को ही हमें लेना है।
तो सर अब ये बात ये है कि कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट, वो बंदा वो जो पेशावर ज़ल्मी है वो शाहिद आफरीदी के इस कॉन्ट्रैक्ट को रोकना चाह रही है, तो वो सर क्या करेगी, कोर्ट के पास जाके पैसों में तो कंपनसेशन हो नहीं सकती इस मामले की, पैसों से कंपनसेशन के अंदर वो पेशावर ज़ल्मी को फ़ायदा नहीं मिलेगा जो कि शाहिद आफरीदी के होने से मिलेगा। सर इन दैट सर्कमस्टेंसेस शाहिद आफरीदी को वो क्या करवाएंगे सर, स्टे ऑर्डर लेंगे कोर्ट से। स्टे ऑर्डर का मतलब कि भाई कोर्ट तुम इनको बोल दो, पेशावर ज़ल्मी कोर्ट को जाके कहेगी जज साहब इनको बोल दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं रोक दें। स्टे ऑर्डर का ये मकसद होता है सर, लॉ की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर ले लेना, ठीक है ना सर। क्वांटम मेरिट क्लेम ये होता है कि भाई देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी ने क्या किया कि बी ने अपनी सर्विसेज दी, ए ने बी को कहा कि यार तुम मुझे ऐसा करो 100 बैग्स ऑफ सर 100 टन ऑफ वीट मुझे सप्लाई करो, 100 टन ऑफ वीट मुझे सप्लाई करो। बी ने क्या किया कि ए को 30 मतलब टुकड़ों टुकड़ों में सर तुम मुझे सप्लाई करो, 30 टन सप्लाई की सर, उसके बाद 20 टन सप्लाई की, टोटल 50 हो गई। अचानक से कुछ ऐसे हालात हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया कि अब परफॉर्म नहीं हो सकता, ना बी के पार्ट पे कसूर ना ए के पार्ट पे कसूर, कोई ऐसा सीन हो गया जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब सर बात ये है कि अब बी ने तो अपनी बी के प्रॉमिस क्या था 100% को सर 100 टन ऑफ वीट प्रोवाइड करना, लेकिन बी ने 50 अभी टन प्रोवाइड किए हैं, बी का कसूर तो नहीं है सर, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे हालात की वजह से, गवर्नमेंट के हालात की वजह से सर वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। तो सर अब बात ये है कि अब बी बेचारे ने जो परफॉर्मेंस दी है ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, ब्रीच हो गया, अब बी को कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए ना। तो सर बात ये है कि इसके हिसाब से क्वांटम मेरिट क्लेम आ जाता है। क्वांटम मेरिट क्लेम ऐसी रेमेडी है जिसके अंदर बोला जाता है कि भाई जिस पार्टी ने जितना काम किया उसको उस हिसाब से पैसे दे दो। अब 100 टन का वीट का वादा हुआ था, अभी उसने कितने टन सप्लाई की सर 50 टन, तो 50 टन जितनी इसने परफॉर्मेंस दे दी थी उसके हिसाब से उसको पैसे दे दो। सर अगर मैं आगे बढ़ूं, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सर बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। एग्री पार्टी के पास कौन कौन सी रेमेडी अवेलेबल होती हैं सर, 6 रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, सामने वाली पार्टी जो एग्री पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, जैसे वो रिसेशन मतलब टर्मिनेट कर देना, कैंसिल कर देना। जैसे कि सर ए ने बी को बोला कि तू मुझे 10 स्प्लिट एसी सर डिलीवर कर दियो जून के महीने में, ठीक है ना, 15 जून को डिलीवर कर देना 10 स्प्लिट एसी। बी जो है उसको डिलीवर नहीं कर सका 15 जून को, बी 17 जून को लेके आ गया। अब बात ये है कि सर ए का वादा क्या था, ए का वादा क्या था, तू मुझे एसी डिलीवर करेगा उसके बाद मैं तुझे एसी के बदले में पैसे दे दूंगा। बी का वादा क्या था सर, मैं तुझे 10 एसी डिलीवर करूंगा। ए का वादा क्या था, तू जैसे ही एसी डिलीवर करेगा मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ए की ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पैसे देना। बी की ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, एसी डिलीवर करना। अब बात ये है सर बी ने एसी डिलीवर नहीं की, अब ए चाहे तो सर वो क्या कर सकता है कि सर वो जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेशन कर सकता है। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब टर्मिनेट कर सकता है। जैसे ए टर्मिनेट करेगा तो ए की जो ऑब्लिगेशंस होंगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ए की ऑब्लिगेशन क्या है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सर, ए की ऑब्लिगेशन है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई उसको पैसे देने थे एसी के अगेंस्ट, 10 एसी के अगेंस्ट, लेकिन एसी डिलीवरी नहीं हुई, उसे टर्मिनेट कर दिया, तो वो अपनी ऑब्लिगेशन से भी फारिग हो गया, वो सर रिहा हो गया अपनी ऑब्लिगेशन से। दूसरी चीज़, अगर मीनवाइल उसकी नॉन परफॉर्मेंस से, बी की नॉन परफॉर्मेंस से, बी के डिलीवर ना करने से, बी के 10 एसी डिलीवर ना करने से, बी का जो वादा था वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरा ना करने से, बी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अगर कोई ए को नुकसान हुआ तो सर वो पैसों में कंपनसेट कौन करेगा, इन मॉनिटरी टर्म्स कौन कंपनसेट करेगा सर, बी करके देगा ए को, ठीक है ना। अब सर बात ये है कि आगे आ जाओ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन के अंदर ये किस तरीके की रेमिडीज होती है कि भाई ओरिजिनल पोजीशन में वापस कर देना, रेस्टोर कर देना, ओरिजिनल पोजीशन के अंदर रेस्टोर कर देना। जैसे कि सर ए ने बी को बोला कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले जिसका नाम है सी, ए की बेटी है सी, ए ने बी को बोला तू मेरी बेटी से शादी कर ले जिसका नाम है सी, मैं इसके बदले में तुझे 1 लाख रुपए दूंगा।
और ए ने बी को 1 लाख रुपए दे दिए। ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए, क्यों दिए? एडवांस में दिए कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले। लेट सपोज 5 मई को, सर 1 मई को उसकी बेटी की एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये था कि बी सी से शादी करेगा, सी इज द डॉटर ऑफ ए, और ए ने पहले ही 1 लाख रुपए एडवांस में दे चुका है बी को। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो नहीं सकता। अब सर बात ये है कि बी ने जो बेनिफिट्स रिसीव किए थे इस कॉन्ट्रैक्ट को सर परफॉर्म करने से पहले, वो कौन से बेनिफिट्स थे? सर 1 लाख रुपए जो एडवांस में रिसीव कर लिए थे। अब सर बात ये कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले कोई बेनिफिट रिसीव किए हैं तो वो एग्री पार्टी को वापस कर दो। यहाँ पे ए का भी कसूर नहीं है, बी का भी कसूर नहीं है, तो सर बी ने कौन से बेनिफिट रिसीव किए थे? सर 1 लाख रुपए, वो उसको वापस कर देगा, रेस्टोर कर देगा। रेस्टिट्यूशन ये होता है। सर डैमेजेस का क्या हिसाब किताब है? डैमेजेस का सर ये हिसाब किताब है कि अगर दोनों पार्टीज को किसी भी तरीके से, सर अगर एक पार्टी ने एक पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से दूसरी पार्टी को कोई भी डैमेज हो गया, लॉस हो गया, तो इन मॉनिटरी टर्म्स सर वो उसको कंपनसेट करेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अभी आपको बता चुका कि ऐसी कोई चीज़ जो कि रेयर है, जैसे पेंटिंग वाला मैं आपको एग्जांपल दे के आया, ऐसी कोई चीज़ जो कि रेयर है, ठीक है ना, जो कि सर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रेयर है, सर वो अगर सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया तो सर वो जो एग्री पार्टी है उसको पैसों से कंपनसेशन नहीं मिल सकती, पैसों से सर उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। इन दैट सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सर लॉ ऑर्डर करता है। इंजेक्शन क्या होगा? सर इसका भी एग्जांपल दिया, स्टे ऑर्डर ले लेना, क्वांटम मेरिट मैंने आपको पढ़ा दिया, ऊपर वही चीज़ है क्वांटम मेरिट। सर ये रीड कर लेना, ठीक है ना, वीडियो को रोक के ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई सर इनको रोक देना, पढ़ लेना। सर उसके बाद काइंड्स ऑफ डैमेजेस। सर काइंड्स ऑफ डैमेजेस क्या होते हैं? सर डैमेजेस डैमेजेस की कितनी टाइप्स होते हैं? एक होता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का क्या हिसाब किताब होता है? जिसमें पार्टी ए और बी, एक्स और वाई आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्स और वाई जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों को पता ही नहीं है कि भाई, अगर दोनों ने ये डिसाइड नहीं किया, ना ही उनको अंदाजा था कि अगर हम दोनों में से किसी ने डिफॉल्ट किया तो सामने वाली पार्टी को कितने डैमेजेस सर बियर करने पड़ेंगे। दोनों जब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, दोनों को ये पता ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था कि अगर हम में से किसी ने, ना ही इन्होंने डिसाइड किया था कि अगर हम में से किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो सर उसको कितने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। लेट सपोज ए ने बोला बी को, एक्स ने बोला वाई को कि तू मुझे सर 50 टन ऑफ वीट 8,000 रुपए में सप्लाई कर। 50 टन ऑफ वीट 8,000 पर टन, 50 टन ऑफ वीट सप्लाई कर, 50 टन ऑफ वीट मुझे सप्लाई कर, और 1 टन के मैं तुम्हें दूंगा 8,000 रुपए, ठीक है। और ये तू मुझे कब सप्लाई करेगा? 20 नवंबर को। कब सप्लाई करेगा? 20 नवंबर को तू मुझे सप्लाई करेगा। सर वाई ने सप्लाई करनी थी ए को, सर कितनी? वाई ने सप्लाई करनी थी एक्स को कितनी? सर 50 टन ऑफ वीट 8,000 रुपए में। सर हुआ ये कि एक्स ने मीन वाइल, सर हुआ ये कि वाई ने ना किसी और को सेल कर दी, वाई ने किसी और को सेल कर दी और एक्स को सप्लाई नहीं की, किसी को भी, एक्स को सप्लाई नहीं की वाई ने। 20 नवंबर को एक्स को वाई ने सप्लाई नहीं की, सर डिलीवर नहीं की वीट। वाई की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या थी? वाई का वादा क्या था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? सर 50 टन ऑफ वीट सप्लाई करना। कितने रुपए कॉस्ट है? सर 8,000 रुपए पर टन कॉस्ट है। सर हुआ ये कि वाई ने सप्लाई नहीं की 20 दिसंबर को, एक्स बेचारे ने क्या किया? 20 दिसंबर को किसी और से मार्केट में जाके सर वो वीट खरीद ली, 50 टन ऑफ वीट, लेकिन उसको पर टन कितने में पड़ा? 20 दिसंबर को 9,500 पर टन पड़ा, मतलब 1,500 रुपए महंगा पड़ा, क्योंकि उसका वाई से कितने में लेने का वादा था? सर 8,000 पर टन। इसने अब वाई ने नॉन परफॉर्मेंस दी, वाई ने वादा करके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, तो एक्स को कितने में लेने पड़ गया? सर एक्स को लेने में पड़ गया 9,500। ये जो एक्स को नुकसान हुआ किसकी वजह से हुआ? सर ये हुआ वाई की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। अगर वाई देता तो कितने में लेता? सर 8,000 पर टन में लेता, ठीक है ना। 8,000 पर टन मल्टीप्लाई बाय
₹50 करके उसको पैसे दे देता। लेकिन अभी इसने कितने भरे सर? 9,500 मल्टीप्लाई हुआ 50 टन करके पैसे भरे, मतलब 1500 पर टन एक्स को ज्यादा भरने पड़ गए। किसकी वजह से सर? वाई की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। ये किसकी वजह से नुकसान हुआ? वाई की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। क्या ये लॉस पहले से डिसाइडेड था? नहीं सर, पहले से डिसाइडेड नहीं था एट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब होगा क्या कि 1500 पर टन, 1500 मल्टीप्लाई बाय 50 टन्स, ठीक है ना सर। 1500 पर टन उसने ज्यादा भरे, कितने टन्स पे भरे सर? 50 पे। टोटल कितने का लॉस हुआ? 75,000 का। तो वो किससे रिकवर करेगा? वाई से करेगा। सर स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं सर? जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सर ये मतलब एक असेस किए जाते हैं कि यार असेस मतलब असेस इस तरीके से किए जाते हैं कि बताया जाता है, डैमेजेस लिखे नहीं जाते कि कितने डैमेजेस हमने लिख दिए एक अमाउंट करके, नहीं डैमेजेस लिखे नहीं जाते सर। एक मतलब दिमाग में यही बात हो जाती है कि अगर एक अंदाजा लग जाता है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मुझे इतने पैसे एस्टिमेटेड बेस पे भरने पड़ जाएंगे। जैसे कि सर इसकी एग्जांपल दें सर, मिस्टर ए एक बिल्डर है, मिस्टर बी ने ए को कहा बात सुन, 1 जनवरी को तेरा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 दिसंबर तक तू मुझे घर कंप्लीट करके दे दे। 1 जनवरी को तेरा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मिस्टर बी ए को कह रहा है कि 1 जनवरी को तेरा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तू मुझे 11 महीनों के अंदर मतलब 1 दिसंबर को तू मुझे घर कंप्लीट करके दे दे। और मैं तुझे बता रहा हूं क्यों कंप्लीट करके दे दे, क्योंकि सर 3 दिसंबर को मुझे ये घर किसको देना है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सी से। मिस्टर बी बता रहा है मिस्टर ए को कि भाई बात सुन, 11 महीनों में कंप्लीट करके दे देना, क्योंकि 3 दिसंबर को ये घर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि मैं सी को रेंट पे दे रहा हूँ, सी को रेंट पे दे रहा हूँ, सी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। सर मिस्टर ए ने घर बना के दे दिया 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को घर सर इस तरीके से खराब बना हुआ था कि घर गिर गया। घर का जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वो छत उसकी गिर गई। अब ये बात बताओ, क्या इस हालत में बी जो है वो सी को दे सकेगा घर? नहीं सर, नहीं दे सकेगा। तो बी बेचारे ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था सी से कि मैं तुझे घर दूंगा, बी बेचारा परफॉर्म नहीं कर सका कॉन्ट्रैक्ट, किसकी वजह से? ए की वजह से। अब बी को किराया मिलेगा सी से? नहीं सर, किराया भी नहीं मिलेगा। और सी को जो नुकसान होगा, क्योंकि बी का सी से अलग कॉन्ट्रैक्ट था घर किराए पे देना, सर सी को जो नुकसान होगा तो वो कौन रिम्बर्स करेगा? बी रिम्बर्स करेगा। सर ये क्या इसमें बी की पूरी गलती थी? नहीं थी सर। तो फिर ये अल्टीमेटली किसकी गलती थी? सर ए की गलती थी। तो अल्टीमेटली किसको ये लॉस भरना पड़ेगा? सर ये अब क्या करेगा? बी घर दोबारा बनवाएगा, रीबिल्ड कहीं से भी करवाएगा, या ए को बोलेगा तू दोबारा बना के दे। तो सर ए को अब भर के देना है रीबिल्ड करने के पैसे, ए को भर के देने हैं बी बेचारे ने जो किराया लूज किया, जो सर किराया उसको मिलना था उसको नहीं मिल सका। किसकी वजह से? सर ए के खराब काम करने की वजह से, क्वालिटी से काम नहीं किया, जब भी बी को नुकसान हो गया। सर क्या ये ए को शुरू से ही बातें पता थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि अगर मैंने ऐसा किया, एक एस्टिमेट था उसके दिमाग में, तो ये मुझे करनी पड़ेगी? बिल्कुल सर, इसको बुलाया जाता है स्पेशल डैमेजेस। मैं बात करूं एग्जाम्पलरी एंड विंगड डैमेजेस की, तो सर इसके अंदर ये हिसाब किताब होता है कि अगर एक पार्टी को सर डिफॉल्ट एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया और सामने वाली पार्टी को सर उसको इंजरी हो गई, मेंटल इंजरी हो गई, और पैसों के मामले में पैसों से उसकी मेंटल इंजरी सर कवर नहीं हो सकती, तो उस केस में क्या होगा? लेट सपोज ए ने बी को बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है ना, वादा किया और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और उसको ना इन्फोर्सेबल भी कर लिया, रिटर्न में लिख के दे दिया। सर उसके बाद ए ने धोखा दे दिया और बी से शादी नहीं की। बात यह कि सर बी इस मामले की वजह से, इस धोखे की वजह से बी बेचारी मेंटली डिप्रेशन में चली गई, बी बेचारी मेंटली डिप्रेशन में चली गई। सर अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब सर ए की डिफॉल्ट की वजह से बी बेचारी मेंटली डिप्रेशन में चली गई, पागल हो गई। अब सर ए को क्या होगा? सर ए को ये हिसाब किताब होगा, उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन जो सजा मिलेगी ना, जेल जाना या इस तरीके से कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो सजा मिलेगी ना, वो सजा मिलने से
ऐसा तो नहीं होगा ना कि जेल जाने से कि वो बी बेचारी की हालत सही हो जाए। तो सर वो इस तरीके से उसको कंपनसेट किया जाएगा, इस तरीके से जैसे कि उसकी मेंटल हालत सही हो जाए। या तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोला जाएगा भाई तू उसे शादी कर, ठीक है ना, या तो इस तरीके से कि भाई तू उसके इलाज का पूरे पैसे भरेगा, ठीक है ना सर, ये हिसाब किताब है। उसके बाद सर मैं अगर एक स्टेप आगे बढ़ूँ, नॉमिनल डैमेजेस, जहाँ पे सर डैमेजेस की अमाउंट छोटी सी हो। लेट सपोज पिछले वाली एग्जांपल को ही ले लेते हैं, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई देख 8,000 रुपये पर टन में तुझसे क्या करूँगा, वीट खरीदूंगा, 8,000 पर टन में तुझसे वीट खरीदूंगा, ठीक है ना, 8,000 रुपये पर टन। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, और तू मुझे कब डिलीवर करेगा, तू मुझे डिलीवर करेगा 10 दिसंबर को। लेट सपोज सर बी ने 10 दिसंबर को डिलीवर नहीं किया, बी ने 10 दिसंबर को डिलीवर नहीं किया, ए ने क्या किया, 10 दिसंबर को मार्केट से जाके खरीद लिया, और मार्केट में ए को मिला 8,010 रुपए का पर टन। अब सर कितने का नुकसान हुआ, सर 10 रुपए ज़्यादा भरने पड़ गए। अब ये 10 रुपए बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है, तो ये नॉमिनल डिफरेंस है, तो सर नॉमिनल डिफरेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। सर डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड अनईजीनेस, अगर किसी के ब्रीच करने से, अगर किसी के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से, कॉन्ट्रैक्ट में सर ब्रीच करने से अगर सामने वाले एग्री पार्टी को कोई अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट सर का शिकार हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट का लॉस होता है, तो सर उसको उस तरीके से सर कंपनसेट किया जाएगा, मॉनेटरी टर्म्स में कंपनसेट नहीं किया जाता है, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दो पार्टीज आपस में ये डिसाइड कर लें जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो कि अगर आइदर जिस पार्टी ने भी ब्रीच किया उसको इतने पैसे भरने पड़ेंगे। लेट सपोज ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई देखो तुम मुझे क्या करोगे, वीट सप्लाई करोगे 20 दिसंबर को सर, और मैं तुम्हें के बदले में पैसे दूंगा। और अगर हम दो, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर हम दोनों में से किसी ने भी डिफॉल्ट किया, लेट सपोज तूने वीट सप्लाई नहीं की या तूने वीट सप्लाई की, लेट सपोज मैंने पैसे टाइम पे नहीं दिए, तो सर जिसने भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, जिसने भी अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, तो उसको 50,000 डैमेजेस पेनल्टी लगेगी, 50,000 पेनल्टी लगेगी। अब इसको कहा जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन हम कोई भी अमाउंट डिटरमाइन कर लें कि भाई क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है ना, अगर ब्रीच हो गया तो हमें इतने पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है ना, हम एस्टिमेट कर लेते हैं। पेनल्टी का क्या हिसाब किताब होता है कि यार पेनल्टी का हिसाब किताब ये होता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेट सपोज 50,000 हमने डिसाइड कर लिया था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ने भी ब्रीच किया तो उसके अंदर हमें 50,000 देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जैसे लिक्विड डेट के अंदर पढ़ के आ गया हमें। पेनल्टी के अंदर हिसाब किताब ये होता है कि लेट सपोज बी ने ब्रीच कर लिया, बी ने डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं किया, बी ने डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं किया। अब ए ने कहा बी को, देख हम दोनों ने डिसाइड किया था, हमारे लिक्विडेटेड डैमेजेस थे कि किसने भी ब्रीच किया उसको 50,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। बी चला गया कोर्ट कि भाई बिल्कुल हमने डिसाइड किया था, लेकिन अब रियल माना में इसको जो लॉस हुआ है 10,000 का हुआ है, इसको बोलो कि वो मुझसे 10,000 रुपये ले ले, 50,000 नहीं ले, तो सर रियल माना में जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 रुपये की लगेगी। पेनल्टी इसको बोला जाता है। स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट, सर इसका क्या हिसाब किताब होता है। लेट सपोज सर मैंने सर कर्जा दिया सी को, मैंने कर्जा दिया सेफ को मैंने कर्जा दे दिया। अब बात यह है कि सेफ को मैंने बोला 1 महीने के बाद 1 मार्च को तू मुझे वापस कर दियो, 1 मार्च को तू मुझे वापस कर दियो। अब सर सेफ ने क्या किया, 1 मार्च को मुझे वापस नहीं किया, मैं चला गया सेफ ने ब्रीच कर लिया, मैं चला गया कोर्ट, भाई ये 1 मार्च को पैसे नहीं दे रहा, इससे पूछो कब पैसे देगा। सेफ ने बोला यार मैं ना 1 जून को पैसे दूंगा, तो मैंने बोला ठीक है 1 जून को ये मुझे पैसे दे दे, लेकिन 1 जून तक फिर मैं इंटरेस्ट लूंगा। अब वो इंटरेस्ट हम एट द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लेते हैं जब भी फैसला हो रहा होता है, 10%, 12%, 13%, ठीक है। 1 मार्च को इसने पैसे नहीं दिए, आज 1 मार्च है, इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, मेरे पैसे ये कब देगा, 1 जून को। लेकिन मेरी कंपनसेशन ये होगी कि अगर वो मुझे 1 मार्च को पैसे मिल जाते तो उनकी कदर कुछ और होती, 1 जून को उनकी कदर कुछ और हो जाएगी। तो मीनवाइल जितने टाइम ये रखेगा उसमें मुझे सूद देते सर फॉर फ्यूचर और सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी, ये क्या हिसाब किताब होता है, तो इसको बोला जाता है बयाना, ठीक है ना। लेट सपोज मैं चला गया
मैंने किसी पार्टी को बोला, जैसे रियल लाइफ में भी हो रहा होता है, मैंने किसी पार्टी को बोला कि यार मुझे ना तुमसे प्लॉट खरीदना है, तो ये मुझे तुम्हारा प्लॉट पसंद आ गया, तुम ये किसी और को सेल नहीं करना, मैं तुमसे 1-2 दिन में खरीद लूंगा। तो बोलेगा कि भाई बात सुन, मैं कैसे मान लूं कि ये तू वाकई मुझसे खरीदेगा, मैं तेरे लिए रख दूं, कल कोई और मेरे पास कस्टमर वगैरह आ जाए, मैं उसको सेल ना करूं, तेरे लिए रख दूं, ऐसे कैसे मैं मान लूं, कल को तू मुकर जाए, कल को तू मुझे सेल बेल ना करे। तो सर इन दैट सर्कमटेंसेस, हमें क्या करना पड़ता है सर, हमें उसको बाउंड करने के लिए, हमें सामने वाली पार्टी को सर बाउंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सामने वाली पार्टी को बाउंड करने के लिए उसको सर डिपॉजिट रखवाना पड़ता है, टोकन मनी देना पड़ता है, ठीक है ना। अब सर हुआ क्या, लेट सपोज सर मैंने क्या किया, मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि तू सेल नहीं करेगा, मैं इसको ना खरीदूंगा, इसकी सिक्योरिटी मैंने रखवा दी। अब सर मैंने प्लॉट वो नहीं खरीदा, मैंने बोला मैं नहीं खरीद रहा। अब सर होगा ये कि उस सामने वाले बंदे को लॉस क्या हुआ, इस दौरान कोई कस्टमर वगैरह आया होगा तो उसने मेरी वजह से कोई सेल नहीं किया होगा, तो सर उसकी रेमेडी क्या होगी, जो भी लॉस होगा कि सर वो जो बयाना मैंने अर्नेस्ट मनी सिक्योर डिपॉजिट उसके बाद रखवाया ना, वो अब उसका हो जाएगा, वो मैं उससे रिकवर नहीं कर सकूंगा। सर ये बात हिसाब किताब है सर, ये रूल्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ें हैं, और ये रिमोटनेस भी पढ़ लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सर हम आगे आ जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं बेलर पे, ठीक है, बेलमेंट एंड पेलेज। सर बेलमेंट वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। सर बेलमेंट वाले चैप्टर से क्या मुराद है, सर बेलमेंट वाले चैप्टर से ये मुराद है, बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मैं सामने वाली एक ऑनर एक गुड्स का ऑनर सर अपनी गुड्स सामने वाली पार्टी को पोजीशन देता है, कब तक सर, एक पर्पस मीट हो जाने के बाद तुम मुझे वापस कर दोगे। लेट सपोज मिस्टर ए की गाड़ी है बीएमडब्ल्यू, मिस्टर ए की गाड़ी है बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू का ऑनर कौन है, मिस्टर ए। वो लेके गया किसके पास, मैकेनिक के पास, उसने मैकेनिक को दी। इस बीएमडब्ल्यू का ऑनर कौन, मिस्टर ए। सर मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी पोजीशन किसके में दी, मैकेनिक में। सर मैकेनिक को क्यों दी, कि तू इस गाड़ी को, तू मेरी इस गुड को यूज कर, तू मेरी इस बीएमडब्ल्यू को यूज कर, इसको बना के जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो तू मुझे ये वापस कर दे, या मैं जिसको बोलूं तू उसको सेल कर दे, या तो मुझे वापस कर दे या मैं जिसको बोलूं तो मुझे सेल कर दे। सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक ऑनर ऑफ गुड्स अपनी गुड ट्रांसफर करता है किसी पार्टी को के किसी पर्पस के लिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक ऑनर ऑफ गुड अपनी गुड ट्रांसफर करता है किसी पार्टी को फॉर द पर्पस ऑफ गुड। जैसे पर्पस खत्म हो जाए तो तुम वो ऑनर को वापस कर दो उसकी गुड, या उसकी डायरेक्शन के हिसाब से सर वो सेल कर दो। सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल मैकेनिक वाली दे दी, दूसरी एग्जांपल सर मैं कोई अपना सूट लेके आया, ठीक है ना, कॉटन का सूट लेके आया, मैं टेलर के पास गया, मैंने उसको बोला कि टेलर भैया ये तू सूट मेरा रख, इसको सिल के दे, सिलने के बाद तू मुझे वापस देती हो, ठीक है ना। अब सर सूट का ऑनर कौन, मैंने किसकी पोजीशन में दिया, टेलर की पोजीशन में। पर्पस क्या है, वो सिलेगा, सिल के वो सूट किसको वापस करेगा, मुझे वापस करेगा। तो सर इसको बोला जाता है बेलमेंट ऑफ गुड्स, ऑनर की गुड्स किसी और के पोजीशन में देना। सर जो ऑनर होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि पोजीशन दे रहा होता है, सर उसको बोला जाता है बेलर। जो पोजीशन ले रहा होता है, जिसके हाथ में पोजीशन आ रही होती है, उसको बोला जाता है बेली, ठीक है ना। सर ये पढ़ लीजिएगा। सर इसके एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके एसेंशियल्स क्या हैं सर, इस तरीके से हैं, जैसे कि इसके अंदर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के दरमियान, जैसे मैकेनिक और मेरे दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ कि तू मुझे गाड़ी बना के देगा, मैंने अपनी गाड़ी उसको डिलीवर की, उस गाड़ी का ऑनर मैं हूँ, पर्पस क्या था, तू मुझे बना के देगा, जैसे गाड़ी बन जाएगी तू मुझे वापस कर देगा, या मैंने उसको कहा कि तू उसको सेल कर दियो। तो इसके ये एसेंशियल्स होते हैं, एग्रीमेंट, डिलीवर ऑफ गुड्स, पर्पस, रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ये सर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ बेलमेंट। सर बेलमेंट के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, जिनके अंदर फर्दर मजीद टाइप्स होती हैं। सर टाइप्स ऑफ बेलमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, ग्रेचुइटस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट मतलब फी सबिलिल्लाह बेलमेंट, जैसे कि मैं
किसी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं, गुड्स दे रहा हूं सर बेली के फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए, बदले में मैं कुछ नहीं ले रहा। जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार तू अपना लैपटॉप दे, मैं उसमें ऑनलाइन क्लास लेके तुझे वापस कर दूंगा। तू अपना लैपटॉप दे, मैं उसमें ऑनलाइन क्लास लेके तुझे वापस कर दूंगा। सर मैंने कुछ 1 रुपया भी नहीं लिया अपने दोस्त से। अब बात ये, उस लैपटॉप का ऑनर कौन? मैं, ठीक है ना। तो बेलर कौन हुआ? मैंने अपना लैपटॉप ट्रांसफर किया किसको? अपने दोस्त को। तो मेरा दोस्त कौन बना? बेली। सर पर्पस क्या है? सर पर्पस ये कि वो उसमें क्लास लेगा, क्लास लेके वो क्या करेगा? मुझे लैपटॉप वापस कर देगा। मैंने क्या इसमें फायदा किसका हुआ? बेली का हुआ। इसमें मेरा कोई फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि मैं इसमें कोई पैसे नहीं ले रहा। जब टोटली बेली का फायदा हो रहा हो तो सर ये फी सबीलुल्लाह बेलमेंट बन जाती है, ग्रेटिटियस पेमेंट, ठीक है ना, बेलमेंट। नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट क्या होती है? लेट सपोज रेंट अ कार, रेंट अ कार वाले सर बाहर शॉप लगा के बैठे होते हैं। लेट सपोज मैं किसी रेंट अ कार वाले के पास गया, मैंने बोला यार मुझे ना करोला दे दो, मुझे जो है शहर के अंदर काम है, तो 2-3 घंटे के लिए मैं यूज करके तुम्हें वापस दे दूंगा। अब इस गाड़ी का, करोला का ऑनर कौन? सर रेंट अ कार वाला। अब उसने अपनी गाड़ी डिलीवर की किसको? मुझे। सर वो कौन बना रेंट अ कार वाला? बेलर, क्योंकि ऑनर है। सर मैं कौन हूं? सर मैं बेली हूं, उसकी गाड़ी मेरे पोजीशन में। सर मेरा पर्पस क्या है? सर गाड़ी को यूज करके फिर उसको वापस दे देना। सर अब मेरा फायदा क्या हुआ? गाड़ी को मैंने यूज किया। सर उसका क्या फायदा होगा? सर वो बदले में पेमेंट लेगा मुझसे, बदले में पेमेंट लेगा। उसका फायदा भी है, मेरा फायदा भी, म्यूचुअली फायदा है। म्यूचुअली बेलर का भी फायदा है, बेली का। मेरा क्या फायदा है? मैं गाड़ी यूज करूंगा। उसका क्या फायदा है? वो पैसे लेगा। इसको बोला जाता है नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट। सर उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, अगर ऐसी कोई बेलमेंट जिसके अंदर म्यूचुअली फायदा हो, मतलब बेलर को भी बेली को भी रिवॉर्ड दोनों को मिल रहा हो, तो इसकी एग्जांपल ये हायर वाली रेंट कार वाली एग्जांपल है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दी। बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ बेली, इसकी एग्जांपल वही है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रेट्यूटियस बेलमेंट की थी, जिसमें मैंने अपने दोस्त को आईपैड वगैरह दे दिया, ठीक है ना, वो क्लास लेके मुझे वापस दे देगा, मैंने बदले में पैसे नहीं लिए। बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, सर बेलर का सिर्फ क्या फायदा हुआ? लेट सपोज सर मेरे पास लैपटॉप था, मैं कराची के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं चाह रहा हूँ सर इंटरव्यू वगैरह देने या टेस्ट वगैरह देने या कहीं भी बाहर काम से, मैं अपने दोस्त को, इस लैपटॉप का ऑनर कौन है? मैं अपने दोस्त को या किसी भी बंदे को मैं दे के गया कि जब तक मैं आऊँ इस लैपटॉप का ख्याल करना, जब तक मैं आऊँ इस लैपटॉप का ख्याल करना, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर बेलर कौन है? मैं। बेली कौन है? सर वो। बेलर मैं हूं इस, क्योंकि ऑनर में हूं। बेली कौन है? सर वो है। पर्पस क्या है? को जब तक मैं रिटर्न हूं सर वो मेरे लैपटॉप का ख्याल करेगा, उसने बदले में मुझसे कुछ नहीं लिया। इसमें सर फायदा किसका हुआ? सर बेलर का हुआ। क्यों? क्योंकि सर बेलर के ब्याह पे बेली उसका ख्याल करेगा। तो सर ये सारे एग्जाम्पल भी इसके अंदर पढ़ लेना। अब सर बात ये, सब बेलमेंट क्या होती है? सब बेलमेंट के अंदर ये हिसाब किताब होता है कि जो बेली होता है वो बेलर बन जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल बता दूं, वो किसी और को दे देता है। बेली जो होता है ना, वो किसी और को बेल गुड्स ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि, तो सर जिसको और को गुड्स ट्रांसफर करता है ना, वो सब बेली बन जाता है। सर ये हिसाब किताब इस तरीके से, लेट सपोज मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि यार मैंने ना अपनी गाड़ी इंश्योरेंस करवानी है तुमसे, इंश्योरेंस कंपनी से मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है। सर इंश्योरेंस, मेरी गाड़ी की हो गई एक्सीडेंट हो गया, मुझे अब गाड़ी बनवानी है। मैं अब किसके पास जाऊंगा? मैंने अपनी गाड़ी दे दी इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी मुझे गाड़ी बनवा के दे दो। सही है, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है तुम अपनी गाड़ी हमारे पास छोड़ के चले जाओ। मैंने अपनी गाड़ी, और गाड़ी का ऑनर कौन? मैं बन गया बेलर। मैं किसके पास छोड़ के चला गया? इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी बन गई बेली। पर्पस क्या है? गाड़ी बनवा के मुझे वापस देंगे। अच्छा एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी क्या खुद गाड़ी बनाएगी? क्या उसके पास मैकेनिक सर बैठा हुआ है? नहीं सर, वो किसी मैकेनिक को देगी, वो किसी मैकेनिक को देगी। तो सर जिस मैकेनिक को देगी, क्यों देगी? कि तू गाड़ी बना के हमें वापस दे। तो सर इंश्योरेंस कंपनी ने भी वो गुड्स ट्रांसफर किए किसी मैकेनिक को। मैकेनिक कौन बन गया? सर सब बेली। तो सर इंश्योरेंस कंपनी और सर मैकेनिक के दरमियान कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? सब बेलमेंट। अब सर एक और चीज है, प्लेज या पॉन। सर प्लेज के अंदर क्या होता है? सर प्लेज के अंदर भी गुड्स फिजिकली ट्रांसफर हो रहे होते हैं, लेकिन
प्लेज के अंदर जो मेन पर्पस होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अवेलमेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर फर्क होता है। इसके अंदर पर्पस स्पेसिफाइड होता है। कैसे कि भाई इसके अंदर सिक्योरिटी रखवाई जाती है, सिक्योरिटी अगेंस्ट कर्जा, सिक्योरिटी अगेंस्ट डेप्ट, सिक्योरिटी अगेंस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेट सपोज मैं यूबीएल के पास गया, यूबीएल को मैंने बोला मुझे तुम लोगों से 10 लाख रुपए लोन चाहिए। यूबीएल ने बोला कर्ज कुछ सिक्योरिटी तो रखवा दो। मैंने उनको सोना जाके दे दिया, मैंने उनको अपनी ज्वेलरी जाके उनके पास रखवा दिया। अब सर ये ज्वेलरी मैंने उनको रखवाई यूबीएल के पास, किस वजह से सर? इस वजह से सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। जब मेरा मैं क्या करूंगा सर, जब मैं उनको पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा, वो जो मेरी प्लेज है, जो मेरी ज्वेलरी है, वो मुझे वापस कर देंगे। ये जो ज्वेलरी रखवाई मैंने, ये किस किस पर्पस के लिए रखवाई? स्पेसिफिक पर्पस, कर्जे की सिक्योरिटी के लिए। या तो सामने वाली पार्टी कहती है कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कह रही है भाई देख मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं कैसे मान लूं कि तू इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रॉमिस है वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नुकसान जो हो जाए तो कुछ तू सिक्योरिटी रखवा दे। तो जो प्लेज होता है ना, उसके अंदर भी गुड ट्रांसफर हो रहा होता है, लेकिन वो एज अ सिक्योरिटी हो रहा होता है। उसका पर्पस क्या होता है? एज अ सिक्योरिटी, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो चीज मेरी हो जाएगी। सर अब एक बात ये कि बैंक ने मुझे क्या मैंने क्या किया सर यहाँ पे जो बेलर बनता है वो कौन होता है? पॉनर। यहाँ पे जो बेली जो होता है वो यहाँ पे पौनी हो जाता है। लेट सपोज मैंने क्या किया, बैंक से यूबीएल से लोन लिया, मैंने अपनी ज्वेलरी उनको ट्रांसफर की एज सिक्योरिटी, तो मैं बन गया सर पॉनर सर, और बैंक क्या बन गया? जिसने सिक्योरिटी रखी हुई है सर अगेंस्ट डेप्ट, तो सर वो बन गया पौनी। ठीक है ना? अब सर बात ये है कि आगे ये जो पूरा स्किप हो चुका है, ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली, ठीक है ना, ये पूरा स्किप हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, राइट्स ऑफ बेली भी पूरा स्किप हो चुका है। ये सर टर्मिनेशन भी स्किप हो चुका है हमारे नए सिलेबस के अंदर। फाइंडर ऑफ गुड्स भी स्किप हो चुका है। हम आते हैं सर प्लेज के अंदर। प्लेज के अंदर ही सर डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया है। सर यहाँ पे राइट्स पढ़ लेते हैं। राइट्स और रिटेनर के अंदर क्या क्या हिसाब किताब होता है? जो रिटेन करता है, लेट सपोज यूबीएल अब रिटेनर है, यूबीएल के बाद मेरे गुड्स पड़े हुए हैं, तो यूबीएल का क्या राइट है? यूबीएल का ये राइट है कि भाई उसने यूबीएल ने मुझे कर्जा दिया हुआ है, तो जो कर्जा दिया हुआ उसका राइट है कि वो मुझसे रिकवर करे, वो मुझसे सूद समेत, अगर कोई सूद डिसाइडेड है तो सूद समेत रिकवर करे। तीसरी चीज, जो मैंने चीज उसको गिरवी करके रखवाई है, उसको रिटेन करने में अगर उसने कोई भी खर्चा किया तो वो मुझसे रिकवर करे। लेट सपोज मैंने सर थैली में ज्वेलरी उनको दे दी, बैंक ने बोला कि यार अब थैली में रखना सही नहीं है, हम क्या करते हैं बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स लेके आते हैं, उसके अंदर ज्वेलरी बॉक्स 1000 रुपए का परचेज कर लेते हैं, उसके अंदर ज्वेलरी रख देते हैं। अब ये सर ज्वेलरी बॉक्स का जो खर्चा किया उन्होंने, ये क्यों किया सर? उसको जैसे सोना खराब ना हो जाए, उसको सही तरीके से हम रख दें। तो सर इन्होंने खर्चा कितने का किया? 1000 रुपए का। तो वो उनका राइट है, वो भी मुझसे रिकवर कर सके। 3 किस्म के राइट है। एक तो डेट रिकवर करना, जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी रखवाई है, सूद समय रिकवर करना। तीसरी चीज, अगर कोई रिटेन करने के लिए खर्चा किया है तो वो सर क्या करना? वो भी मुझसे रिकवर करना। ठीक है सर। एक बात ये है कि लेट सपोज मैंने एक बंदे से, मैंने सेफ से 1 लाख रुपए का लोन पहले लिया हुआ था सर। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपए का जो लोन लिया हुआ था उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी प्लेज नहीं रखवाई थी। मैंने फिर सेफ के पास गया, मैंने बोला मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे। सेफ ने बोला कि यार 10 लाख रुपए का लोन तो दूं मैं तुझे, लेकिन तूने पहले भी रिटर्न नहीं किया था, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? मैंने क्या किया सर, अपनी कल्टस गाड़ी किसके पास रखवा दी? सेफ के पास, एज ए सिक्योरिटी फॉर गुड्स। जब तक पैसे ना दूं ये चीज तेरे पास रहेगी। उस सेफ ने बोला ठीक है, सेफ ने बोला ठीक है। अब हुआ ये सर, अब इन दिस सर्कमस्टेंसेस क्या होगा? इन दिस सर्कमस्टेंसेस ये होगा कि भाई सेफ जो है ना, मैंने जैसे उसको 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा। अब सेफ और मेरे दरमियान ये एग्री है कि वो मुझे गाड़ी वापस कर देगा। ठीक है ना? क्योंकि जिस 10 लाख रुपए की अगेंस्ट उसने प्लेज रखा हुआ था वो चीज़ पूरी होगी तो वापस कर देगा। पर सेफ चाहे तो जो पुराने अदर एडवांसेस, अदर पैसे दिए हुए थे, वो जैसे 1 लाख रुपए दिए हुए थे, उसके अगेंस्ट भी वो मेरी जो प्लेज है, जो गाड़ी है, वो रख सकता है। जैसे मैंने 10 लाख रुपए दे दिए, वो मुझे बोले नहीं भाई जो तूने अदर एडवांसेस दिए हुए थे ना,
वो जो पैसे मुझसे लिए हुए थे ना 1 लाख रुपए, उसके अगेन भी मैं ये तेरी प्लेज रखूंगा, जब वो सेटल करेगा तो ये सिक्योरिटी मैं तुझे दे दूंगा। राइट टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये वही चीज़ है, अगर उसने मेरी गाड़ी को मेंटेन, प्लेज वाली जो चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए कुछ भी खर्चा किया, तो वो मुझे उसको रेम्बर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ वो मेरी है। ठीक है ना। राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर व्हेन द पॉनर टाइटल इज डिफेक्टिव। लेट्स सपोज सर मैंने गाड़ी जेन से कल्टस गाड़ी मैंने खरीदी, मैंने जेन से कल्टस गाड़ी खरीदी और फ्रॉड करके खरीदी, मैंने फ्रॉड करके सर कल्टस गाड़ी खरीदी। अब सर जेन के पास ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ जेन है, या तो जेन खत्म कर दे इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो चलने दे। सर जेन के खत्म करने से पहले, ठीक है, मैंने क्या किया, अब सर देखो मेरे पास जो अभी तक ना जेन ने फैसला नहीं किया है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी हो, तो सर मेरा जो टाइटल है, मेरा जो इस गाड़ी का जो टाइटल है, गाड़ी का ऑनर तो मैं तो हो चुका हूं, लेकिन स्टिल डिफेक्टिव है, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हुआ है, अभी तक वैलिड नहीं है, वॉइडेबल है। अगर रेन ने बोला हाँ ठीक है चलने दो सही है, तो सर टाइटल मेरा गुड हो जाएगा। अगर जब तक सर अभी ये बात डिसाइडेड नहीं हो जाती तो डिफेक्टिव टाइटल रहेगा। सर मीन वाइज जब तक वो डिसाइड करे, मैंने क्या किया, मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला 10 लाख रुपए दे दो, अभी गाड़ी की पोजीशन तो मेरे पास है ना, उन्होंने बोला कुछ गिरवी रखवा दो, मैंने अपनी गाड़ी उनके पास गिरवी रखवा दी। अब बैंक को पता नहीं है कि भाई ये जो हालार खान ने गाड़ी ली है ना, ये थ्रू फ्रॉड ली है, तो सर अब बैंक ने गुड फेथ में ले ली, तो जैसे बैंक ने प्लेज करके वो सिक्योरिटी करके गाड़ी गुड फेथ में ले ली ना, तो सर क्या ये प्लेज जो कि वो वैलिड होगी? बिल्कुल सर, ये प्लेज वैलिड कहलाई जाएगी। ठीक है ना। अब सर बात ये कि जो मेरे क्या राइट्स है, पौनी के राइट्स तो मैं पढ़ा के आ गया, 3 राइट्स थे कि भाई डेट वापस लेना, सूद समय वापस लेना, अगर कोई खर्चा वगैरह नेसेसरी किया है उस प्लेज को मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए, तो वो भी रिकवर करना। पॉनर के क्या राइट्स है, मतलब मेरी चीज़ें मैंने रखवा के दी है। सर मेरे राइट्स ये हैं कि भाई जिस चीज़ के लिए मैं प्लेज रखवा रहा हूँ, सिक्योरिटी रखवा रहा हूँ, सर वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। मैं कर्जे के लिए रखवा रहा हूँ तो कर्जा मुझे मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे मैं कर्जा अपना वापस कर दूं तो मुझे वो चीज़ भी वापस मिल जाएगी, जो मेरे प्लेज सिक्योरिटी ऑफ गुड्स रखवाया था वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है ना। सर उसके अलावा ये हिसाब किताब है कि सर पॉनर जो होता है ना, उसके पास ये भी हिसाब किताब होता है कि पौनी की बात कर रहा हूँ, पौनी के बाद ये भी हिसाब किताब होता है कि पौनी जो है ना सर, ये भी कर लेता है अगर पॉनर ने डिफॉल्ट कर लिया, अगर पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया, अगर पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया तो पॉनर्स मतलब मैंने लेट सपोज कर्जा वापस नहीं दिया, मैंने लेट सपोज सर कर्जा वापस नहीं दिया, मैंने अपनी टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दी, तो बैंक के पास क्या चांस है? बैंक पौनी है, मेरे डिफ़ॉल्ट करने पे उनका क्या राइट है? सर वो क्या कर सकती है, मुझे सू कर सकती है कि भाई अपना प्रॉमिस पूरा कर, अपना कर्जा वापस कर। और सर मैंने जो सिक्योरिटी रखवाई है ना उनके पास, सर जैसे गाड़ी रखवाई है, सोना रखवाया है, वो अपने पास रिटेन कर सकते हैं, अपने पास रख देंगे, अब वो ऑनर उसके बन जाएंगे। या तो सर वो सेल भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था, मैंने उनको कल्टस गाड़ी दे दी थी, अब वो सेल कर सकते हैं अगर मैंने 10 लाख उनको वापस नहीं दिया। सर अगर उन्होंने सेल कर दी, लेट सपोज कल्टस चली गई 12 लाख रुपए की, तो सर सेल जो कर दी मेरे डिफॉल्ट होने पे, तो सर अब उनका कितना हक है? 10 लाख रुपए। सर ये जो 2 लाख ऊपर मिले ये किसका हक है? ये सर मुझे वापस कर देंगे। अगर सर प्लेज में से पैसे ज़्यादा मिल जाएं सेल करने से, तो जितने पैसे पौनी का हक है वो रख के बाकी रिटर्न कर देगा पॉनर को। सर लेट सपोज 8 लाख मिले, गाड़ी सेल करके 8 लाख मिले, सर बाकी उनका हक 10 लाख है। अब सर वो मुझे सू करेंगे कि भाई जो 2 लाख बच गए ना वो हमें दे दे। अगर सर उस गाड़ी से सेल करने से 10 लाख ही मिले तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। सर पॉनर का मैं राइट्स बता रहा था, जैसे 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 मेरे राइट्स, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, कर्जा वापस कर लिया, तो भाई मुझे अपनी गुड्स वापस दे दो। ठीक है ना। दूसरी चीज़, भाई मैं सिक्योरिटी ऑफ गुड्स करके रखवा रहा हूँ, तो जिस चीज़ के लिए, कर्जे के लिए, तो कर्जा तो दो ना मुझे। सर मैं अपनी कल्टस गाड़ी एट द टाइम जब तक प्रॉमिस चल रहा है, जब तक कर्जा वापस करूँ, मैं अपनी जो चीज़ गिरवी रखवाई है मैं देखना चाह रहा हूँ, तो सर मैं वो भी देख सकता हूँ। ठीक है ना। सर प्लेज बाय नॉन ऑनर्स का क्या हिसाब किताब है कि प्लेज कब
प्लेज हमेशा कौन करवाता है, गिरवी हमेशा कौन रखवाता है, ऑनर रखवा रहा होता है। लेकिन कब नॉन ऑनर, कब एक बंदा मालिक भी नहीं है चीज का फिर भी वो गिरवी रखवा सकता है। सर लेट्स सपोज मेरा एक शॉप है, मैंने वहां पे खुद नहीं चला रहा, मैंने वहां पे एजेंट रख दिया है। सर वो मेरे ब्याह पे चला रहा होता है, मैंने उसको बोल दिया, अथॉरिटी दे दी है कि तू मेरे ब्याह पे बैंक वगैरह से कर्जा भी रख सकता है और तू मेरी चीज प्लेज भी रखवा सकता है। सर तो अब मेरे ब्याह पे चीज किसकी होगी, ऑनर कौन होगा, मैं। सर मेरे ब्याह पे कर्जा कौन लेगा, एजेंट मेरा। लेट्स सपोज एजेंट गया यूपीएल के पास, उसने कर्जा लिया, बैंक बोलेगा कुछ भाई क्या कर, कर्जा रखवा, प्लेज रखवा दे। अब क्या एजेंट ऑनर है, नहीं सर, जो चीज़ गिरवी रखवाएगा, नहीं उसका ऑनर मैं हूँ। सर वो मेरी जो चीज़ होगी वो गिरवी रखवा सकता है, ठीक है ना। सर इसको बोला जाता है, ये वही बात है, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वर्टेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ लीजिएगा। प्लेज बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, ये भी पढ़ लीजिएगा, बिफोर सेल, ये सर वही बातें हैं, ठीक है। डिफरेंस भी प्लेज और बेलमेंट का ये है कि बेलमेंट के अंदर मैं सामने वाले को डिलीवर करता हूँ चीज़ कि भाई जैसे पर्पस ख़त्म हो जाए या तो सेल कर देना या तो मुझे वापस कर देना। प्लेज के अंदर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं सामने वाली पार्टी को एज ए सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस या डेट रखवा रहा होता हूँ, जैसे प्रॉमिस पूरा आ जाएगा, जैसे पैसे में वापस कर दूंगा, मुझे सिक्योरिटी अपनी वापस दे देगा। नेम ऑफ पार्टीज प्लेज के अंदर पॉनर पॉनी होता है, उसके अंदर बेलर बेली होता है। पर्पस इसके अंदर क्या होता है सर, पर्पस भी मैंने इसके अंदर बता दिया। उस सर इसके अंदर सेफ कस्टडी होता है। राइट टू यूज़, पॉनी जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, वो अपने पास रख देगा। यूज़ कब कर सकेगा, जब डिफ़ॉल्ट हो गया। सर बेली जो है इसके अंदर यूज़ कर सकता है, जैसे टर्म्स डिसाइड, जैसे गाड़ी बनवा सकता है। पॉनी जो है वो सेल कर सकता है, जब सेल कर सकता है जब सामने वाली पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया। बेली सेल जब कर सकता है सर जब उसको बेलर ने राइट दिया हो। तो सर ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।